का पेपर था वो बहुत ही इजी पेपर था, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। तो देखते हैं आज मॉर्निंग और शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस, उनके क्या सॉल्यूशन होगा, उनका क्या आंसर है, एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का है। पहले, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज बेरी बेरी डिजीज। डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिजीज होती है ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी बेरी डिजीज होती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होती है। विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विजन होता है, दिखने में कमी आती है। ओके, तो विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, डी की वजह से रिकेट्स, ए की वजह से लॉस ऑफ विजन। ठीक है, ये बीमारियां विटामिन सी, डी और ए की वजह से होती हैं। और जो हमारी बेरी बेरी डिजीज होती है वो विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। और ये क्लास 6th NCERT में पूरा एक फ्लो चार्ट गिवन है, इसको देखते हैं एक बार। विटामिन और मिनरल हमें यहाँ पे गिवन है, और जिसकी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होती हैं वो हमें इस वाली लाइन में गिवन है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी हमें गिवन है कि क्या क्या सिम्टम्स हैं अगर आपको ये बीमारी हो जाती है। कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हुई है। तो पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होती है लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कंप्लीट विजन लॉस हो जाता है। मतलब हमें देखने में कमी होने लगती है, हमारी आंखें पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाती, ब्लर्ड इमेज बनती है या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कई बार पूरा ही नहीं दिखता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से पुअर विजन या फिर कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाता है। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी बेरी होती है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। इसका कैसे पता चलता है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारी जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लगती हैं और बहुत ही कम एनर्जी बचती है किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा लगता है ये काम ना ही करे तो बेटर है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, ब्लीडिंग जर्म्स, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर कभी चोट लग जाती है तो उसको जल्दी घाव नहीं भरता, वो कहते हैं जल्दी घाव नहीं भरना, तो वो होता है स्कर्वी, जल्दी घाव नहीं भरता है या फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा देर तक होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी, और वो बीमारी होती है विटामिन सी की वजह से, वो है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी की वजह से होती है रिकेट्स, जो कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, किसमें? रिकेट्स में। कैल्शियम की कमी की वजह से बोन एंड टूथ डिके। कैल्शियम तो हमें पता ही है बोन्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आयोडीन की कमी की वजह से होती है गोइटर। गोइटर का सबको पता है, हमारा जो गला है वो स्वेल कर जाता है, जिसकी वजह से आयोडीन है वो गोइटर की बीमारी को ठीक कर देता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि हमें आयोडाइज्ड सोल्ट खाना चाहिए। जिस नमक के अंदर आयोडीन सबसे ज्यादा हो वो खाना चाहिए, ताकि हमें गोइटर ना हो और भी बहुत सारी डिजीज ना हो। लास्ट में है आयरन। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होती है, जिसके अंदर हमें वीकनेस फील होने लगती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन है कुछ, ये पूरी एक टेबल है जो आप याद कर लें, ताकि आने वाले अगर पेपर्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर पाएं। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। क्वेश्चन था कि डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज बेरी बेरी डिजीज। डैश की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से बेरी बेरी डिजीज होती है? तो वो विटामिन B1 है। विटामिन सी के लिए स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स, विटामिन ए की वजह से लॉस ऑफ विजन, कैल्शियम की वजह से वीकनेस आ जाती है, गोइटर आयोडीन की कमी की वजह से, और आयरन की कमी की वजह से एनीमिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसमें कुछ सिंबल्स हमें गिवन है, कुछ सिंबल्स हमें गिवन है और हमें उनको कॉलम्स, इनके जो नाम दिए गए हैं उनके साथ हमें उसको मैच करना है। बेसिकली हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ करेक्टली मैच करना है, इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली मैच करना है। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल विल बी योर फोर्थ ऑप्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिखाया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिखाया गया है इलेक्ट्रिक सेल। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन होती है, तो ये बैटरी ऑटोमेटिकली आपका
ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो सेल्स कंबाइन किए गए हैं और बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, जिसकी वजह से डी ऑप्शन का ए के साथ करेक्ट मैच बनता है या फिर फर्स्ट वाले के साथ करेक्ट मैच बनता है। स्विच इज इन ऑन पोजीशन, देखो होता क्या है, ये हमारा स्विच को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं। स्विच को डिनोट करने के दो तरीके हैं। अगर ये स्विच ऐसे है जैसे इसने गिवन किया है, ऐसे ये वायर कनेक्टेड है और ये हमारा स्विच ऐसे है, इसका मतलब जो हमने सर्किट बनाया है वो बंद हो गया। इसके मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस होगा, यहाँ कोई भी बैटरी हमने लगा रखी है और यहाँ हमारा कोई भी सपोज एमीटर हमने लगा रखा है, ठीक है। तो ये अगर हमने इसको बंद कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो सर्किट हमने तैयार किया है ये बंद हो गया। अगर सर्किट बंद हो गया तो अब करंट बहुत अच्छे से चलेगा, करंट क्या करेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर ये क्लोज्ड नहीं है, मीन्स इस वाला केस है, सेकंड वाला, फर्स्ट कौन सा कि स्विच जो हमारा क्लोज्ड है, अगर ये है तो सर्किट ओपन है, सर्किट यहाँ तक तो करंट जाएगा, आगे करंट पूरा सर्किट में जाएगा ही नहीं, मतलब हमारा जो सर्किट है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो जब स्विच ऑन होता है तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, वायर, ये स्विच का बटन और इसको ऐसे क्लोज्ड दिखा दिया। इसका मतलब भी ये भी होता है कि हमारा जो सर्किट है वो कैसा है, क्लोज्ड है। सर्किट कैसा है, क्लोज्ड है, ओपन सर्किट नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये होता है स्विच ऑन या क्लोज होने का डिनोट करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद बच गया इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, जिसमें करंट चल रहा है, लाइट आ रही है, बल्ब जला हुआ है, उसको कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं या फिर कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं जैसे इस इमेज में दिखाया गया, या फिर ऐसे लाइटनिंग करते हुए भी दिखा देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसके अंदर करंट चल रहा है जिसकी वजह से ये जल रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अब आंसर क्या आएगा इसका। ए का है हमारा फोर्थ, फोर्थ के आगे लिख देते हैं या फिर ए के आगे फोर्थ लिख देते हैं। बी का है हमारा थर्ड, ओके, बी का है हमारा थर्ड ऑप्शन, ओके। सी का है हमारा सेकंड, सी का है हमारा सेकंड, ठीक है। डी का है हमारा फर्स्ट, दैट इज योर बैटरी। अब देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा सुटेबल फिट बैठ रहा है पूरा, ओके। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ मतलब पहला, चौथा और पांचवा ऑप्शन आप करना चाहते हैं तो कर रहे, नोट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बच गए ए सेकंड और थर्ड, ठीक है। ए का फोर्थ, दोनों में का फोर्थ है, बी का फर्स्ट और बी का थर्ड। बी का क्या आया हमारा थर्ड, मतलब सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे भी देख सकते हैं सी का सेकंड है और फोर्थ का फर्स्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसमें जस्ट सिंबल्स को मैच करना है कि अगर इलेक्ट्रिक सेल है तो वो कैसे दिखाते हैं सर्किट में, अगर स्विच ऑन है तो उसको कैसे दिखाते हैं सर्किट में, और इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है तो उसको कैसे दिखाते हैं सर्किट में। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में एक पूरी टेबल में गिवन है, ये ही नहीं पूरी बड़ी टेबल है। लेट मी शो यू, ये रही। आगे फर्दर आने वाला एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इन सिंबल से रिलेटेड, तो देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक सेल वही मैंने बता दिया जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखो लिखा भी हुआ है और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी या फिर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जिसमें दो सेल्स हो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक सिंगल सेल है तो वो अपना इलेक्ट्रिक सेल ही है, लेकिन दो या दो से ज्यादा है दैट विल बी योर बैटरी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। प्लग की और स्विच और ओपन, ठीक है। जब स्विच हमारा ओपन है, स्विच ओपन का क्या मतलब है, सर्किट हमारा ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। अगर सर्किट क्लोज्ड होगा तो करंट चल रहा होगा, अगर सर्किट ओपन है तो करंट नहीं चल रहा। इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं और जो हमने अभी देखा उस तरीके से भी डिनोट करते हैं। स्विच इज क्लोज्ड, क्लोज्ड है तो इसको ऐसे दिखा देंगे अगर क्लोज्ड है तो, अदरवाइज ओपन है तो फिर वैसे दिखा देंगे, ठीक है। अब वायर जॉइंट, कि यहाँ पे दो वायर कंबाइन हो रही हैं, उसका सर्किट ये होता है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, हाँ वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं लेकिन वो
एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जस्ट क्रॉस कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब ये मैंने बता दी, या तो बल्ब ही बना लेते हैं रियल का, क्रिएटिव बच्चे, या फिर इस बल्ब के आगे ऐसे सर्कल लगा देते हैं अगर स्विच ऑन है, या फिर इसको ऐसे लाइटनिंग करके भी दिखा देते हैं। ये बल्ब की रिप्रेजेंटेशन होती है एक सर्किट के अंदर। उसके बाद रेजिस्टेंस, रुकावट, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में आती है या फिर जो करंट को अपोज करती है, करंट को आगे जाने से रोकती है, रुकावट, उसको ऐसे शो करते हैं रेजिस्टेंस, दैट इज योर रेजिस्टेंस। अगर क्लियरली ना दिख रहा हो तो मैं बना देती हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंट और रियोस्टेट, रियोस्टेटिक डिवाइस है जो कि लेंथ पे डिपेंड करती है। लेंथ का जो हमारा कि रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा लेंथ होगी। ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है वो फैक्टर है, इस फैक्टर पे वर्क करता है रियोस्टेट। रियोस्टेट इस फैक्टर पे वर्क करता है कि जितनी ज़्यादा रियोस्टेट के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसकी जितनी ज़्यादा आप लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन पे वर्क करता है कि रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, या लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई हम करेंगे उतनी ज़्यादा रुकावट आएगी करंट के फ्लो में। एमीटर जो करंट मेजर करता है, मेजर करंट, क्या करता है, करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, जो क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। और एक और आता है गैल्वेनोमीटर जो कि करंट को मेजर करता है विद डायरेक्शन, डायरेक्शन भी दिखाता है। वो करंट का तो मेजर करता ही करता है, साथ में डायरेक्शन भी दिखाता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय जब हम पढ़ते हैं इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का तब आता है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमें उसमें साथ में डायरेक्शन देखनी होती है। ठीक है, तो एमीटर मेजर करता है करंट को, वोल्टमीटर मेजर करता है वोल्टेज को। और ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से, ताकि अगर आने वाले पेपर में अगर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो गलत ना हो। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इफ अ पर्सन किडनी स्टॉप्स वर्किंग, अगर किसी इंसान की किडनी है जो वो काम करना बंद कर दे, दे कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड बाय आर्टिफिशियल किडनी। ये तो है ही है कि जब तक उनके खून की सफाई नहीं होगी, जब तक उनका खून है जो वो फिल्टर नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा किसके द्वारा, आर्टिफिशियल किडनी। अब समझदार बंदा क्या करेगा, आर्टिफिशियल किडनी देखते ही डायलिसिस का ऑप्शन लगा देगा, क्योंकि डायलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हमारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल किडनी कोई किडनी की शेप की बनाई होती है, नहीं, कुछ एक पूरा सेटअप होता है। ये गिवन है, ये पूरा एक सेटअप होता है, डायलिसिंग सॉल्यूशन वगैरह इसमें यूज किए जाते हैं, और ऐसे पूरा एक प्रोसेस होता है डायलाइस करने का। इसको बेसिकली होमोडायलिसिस भी बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करता है। जब किसी बंदे की किडनी काम करना बंद कर जाती है तब इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि अगर किसी बंदे की किडनी काम करना बंद कर जाए तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड फिल्टर किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस करना। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायलिसिस करना। ट्रांसपीरेशन होता है पत्ते के ऊपर से पानी का लॉस होना, प्लांट में पढ़ते हैं। जाइलम फ्लोइंग जब रेस्पिरेशन के बाद आता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का जब पार्ट आता है प्लांट के अंदर, तब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पत्ते के ऊपर से पानी का लॉस हो जाना सनलाइट की वजह से, रेडिएशन की वजह से। एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, सॉलिड नहीं लिक्विड, लिक्विड फूड को बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, और सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालने को बोलते हैं इजेशन। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं एजिशन और एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन होता है लिक्विड को बाहर निकालना, और एक्सक्रीशन होता है लिक्विड को बाहर निकालना, और इजेशन होता है सॉलिड को बाहर निकालना, सॉलिड वेस्ट को। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है, इफ यू वांट टू सी आप देख सकते हो, इसको पढ़ लेना। ओके, SI यूनिट ऑफ मास इज, SI यूनिट क्या है मास की, किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो ऑप्शन वन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सारी भी यूनिट्स हैं, लेकिन SI यूनिट ऑफ मास पूछा है तो किलोग्राम आएगा। ठीक है, ये हमारी SI यूनिट है, कुछ मास की किलोग्राम है, लेंथ की मीटर है, टाइम की सेकंड है, करंट की एम्पियर है, टेम्परेचर की केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। टेम्परेचर की केल्विन SI यूनिट होती है, सेल्सियस नहीं होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में
कैलकुलेट करते हैं और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेल में। ओके, तो ये कुछ एसआई यूनिट्स हैं, ठीक है। फोर्स की न्यूटन होती है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। ओके, ये याद कर लेना, एसआई यूनिट याद होनी चाहिए, एसआई यूनिट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होती है? हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण क्या है? वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर 1, वायरस। वायरस की वजह से होता है हेपेटाइटिस ए, और हेपेटाइटिस बी बैक्टीरिया की वजह से। हेपेटाइटिस बी बैक्टीरिया की वजह से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि डिजीज से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट दोनों में। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से, मलेसिस वायरस की वजह से, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से, पोलियो वायरस की वजह से, क्लोरा बैक्टीरिया की वजह से, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से, हेपेटाइटिस ए जो हमसे पूछा है वायरस की वजह से, और मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। ये आगे क्वेश्चन है जिसमें मैच में पूछा गया है, ये मलेरिया वाला। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखे हैं और वो प्रिवेंशंस दे रखे हैं कि अगर आपको ये बीमारी हो जाती है तो आप क्या करेंगे बचने के लिए, ठीक है। ये हिंदी में है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो ये हिंदी में भी है, ठीक है। और चांसेस हैं कि अब अगर अब की बार ह्यूमन के पूछे हैं तो नेक्स्ट टाइम प्लांट्स के पूछ लें। तो ये 2-3 डिजीज हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जरूरी है प्लांट से रिलेटेड, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो इनको भी एक बार देख लेना। सिट्रिक केकर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से होता है प्लांट में। रस्ट ऑफ व्हीट फंगी की वजह से। येलो वेन मोलस्क ऑफ ओकरा जिसे हम बोलते हैं वो वायरस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग, मैच करने हैं। अगेन मैचिंग के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट में, ठीक है। अब अगर आपने टेंथ क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो, ठीक है, अगर आपने टेंथ की क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, इन दो चीजों को आप जानते होंगे, पिटल और पिस्टल। पिटल और पिस्टल, इन दो चीजों को आप जानते होंगे। पहले क्या करो, इन दोनों को मैच कर दो। किसको? पिटल और पिस्टल को। पिस्टल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर को पिस्टल बोलते हैं। बेसिकली उसमें ओवरी और स्टिग्मा दोनों को पिस्टल बोलते हैं, लेकिन यहाँ हमें ऑप्शंस में ओवरी गिवन है, तो पिस्टल ओवरी के साथ करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। पेटल, पेटल किसको बोलते हैं? पेटल बढ़ा था, पीछे जो फ्लावर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेटल, ये ठीक है। और लिमेनिया, लिमेनिया बोलते हैं लीफ को। हर चीज पर जो हमारा बचिएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट देख लेते हैं, इनके लिख लेते हैं एक बार करेक्ट आंसर। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, नहीं 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 नहीं, ए का फोर्थ नहीं है, ए का लिमेनिया क्या है? लीफ है। ए का थर्ड, ए का थर्ड। बी का फोर्थ। पिटल क्या है? फ्लावर, पंखुड़ी, पंखुड़ी फ्लावर की पंखुड़ी तो वैसे भी पता होती है, पंखुड़ी फ्लावर की। पिस्टल सेकंड, ओवरी, और लास्ट बिट क्या हमारा? क्रीपर, वीक स्टेम फर्स्ट। देखते हैं आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए का थर्ड, सेकंड ऑप्शन कट, थर्ड ऑप्शन कट, फिफ्थ ऑप्शन कट, बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। देखते हैं, ए का थर्ड दोनों में है, ए का थर्ड दोनों में है, ठीक है। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ ए के ऑप्शन में गिवन है, बी का फोर्थ, तो सी फोर्थ ऑप्शन में बी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भी मैच कर सकते हैं, सी का सेकंड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 4। हाँ, तो ये डायग्राम है इसका, एक बार लिमेनिया पूछा था, लीफ, ये हमने बता दिया, लिमेनिया क्या होता है? लीफ, ठीक है। और क्या पूछा है? पेटल और पिस्टल, ये रहा, देखो ये एनसीईआरटी की इमेज है क्लास 10th की। पिस्टल ये रहा, स्टिग्मा और ओवरी दो की दोनों ही इस वाले पार्ट के पार्ट्स हैं,
और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये कौन सा पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। और स्टेमन किसको बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो पिस्टल किससे रिलेट कर रहा है? ओवरी से। स्टिग्मा हमें गिवन नहीं था ऑप्शन में, तो हमने इसको ओवरी के साथ करेक्ट रिलेट करवा दिया। और क्या पूछा था? पिटल, ये रहा पिटल। फ्लावर, ये जो पंखुड़ियां हमें पीछे दिख रही हैं फ्लावर की, दिस इज योर पिटल। पिटल, पिस्टल, अगर आपको ये दो भी आते थे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता। ये दो 10th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है। लिमेनिया, ये लीफ जो हमें यहाँ पे दिखाई गई है, लीफ का डायग्राम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चीनी नॉट अटेम्प्टेड। देखते हैं। ईस्ट का यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में। क्या बनाने में? अल्कोहल बनाने में। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन क्या होता है? O2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, शुगर, सुक्रेश पाया जाता है। सुक्रेश शुगर है जिसका ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन इसका शुगर का, सुक्रेश का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, एसिडिक होता है, pH 7 से नीचे होता है। एसिड्स का pH 7 से नीचे, बेसिक्स का pH 7 से ऊपर। ऑक्सीजन हमारा O2, ये पता ही है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ईस्ट का यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में। ये हिंदी में भी ऐसे ही है, हिंदी में अल्कोहल का अल्कोहल ही लिखा हुआ है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A boy is standing at a distance of 50 centimeter from the plane mirror. What will be the distance between the mirror and the image? Okay, एक लड़का समतल दर्पण के से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? ओके, ये हमारा समतल दर्पण है जिसे हम इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया भी था पहले। ये कितने गिवन है हमारे डिस्टेंस? 50 सेंटीमीटर। ले ऑफ राइट जाएगी स्ट्रेट, नॉर्मल पे गिर रही है, बाउंस बैक पीछे। एंगल जितना एलिवेशन का एंगल जितना इंसिडेंस के होगा उतना ही किसका होगा? रिफ्लेक्शन का होगा। इसको कर दो पीछे एक्सट्रैक्ट। पहले तो कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। और ये सेम डिस्टेंस पे बनती है मिरर से। ये 4-5 प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की। समतल दर्पण से जो इमेज बनती है उसकी 4-5 प्रॉपर्टी हैं। पहली तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे। जितना वो बंदा समतल दर्पण से पहले दूर खड़ा था उतनी ही दूर उसकी इमेज होगी। हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज? मिरर और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, सेम रहती है। ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। दूसरी सेम साइज की होगी। कैसी होगी? सेम साइज की होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लेन मिरर में अपना फेस देख रहे हो तो आपका फेस बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की तरह। ऐसा नहीं होगा। प्लेन मिरर में जैसा आपका फेस है वैसा ही दिखाई देगा। तीसरी वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेज मैंने बताया था कि इमेजिनरी लाइंस, जब लाइंस रियलिटी में मीट नहीं कर रही हैं, ये दो लाइट की जो रे आ रही है ये रियलिटी में मीट नहीं कर रही है, हमने मीट करवाई है, पीछे कंस्ट्रक्शन करके हमने मीट करवाई है, तो वो इमेज कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। वर्चुअल के साथ हमेशा फ्री का ऑफर चलता है इरेक्ट का। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी खड़ी इमेज बनेगी, सीधी खड़ी। ऐसा नहीं है ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बनेगी, वो बात अलग है अगर आप मिरर के साइड में मूवमेंट कर रहे होगे तो, ठीक है। तो कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट इमेज बनेगी। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलेगा। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। प्लेन मिरर में देखना कभी लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। इसी वजह से एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस
उल्टा लिखा होता है ताकि अगर पीछे से कोई प्लेन मिरर में देखे तो वो उसको सीधा दिखाई दे, लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, ये होता है लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स हैं जो समतल दर्पण से जो इमेज बनती है उसमें देखे जाते हैं। सेम डिस्टेंस की होती है, सेम साइज की होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्जन शो करती है या फिर लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर एक लड़का है जो वो समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है तो उसकी जो इमेज है वो कितनी दूरी पे होगी, वो भी कितनी दूरी पे होगी, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी। तो ऑप्शन 2 विल बी योर, ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हाँ, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल देती हूँ, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से थे, जो जमीन के ऊपर होते हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होते हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं। डेजर्ट जमीन के ऊपर होते हैं। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि रेन फॉरेस्ट का क्या मतलब। रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जिनमें वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जिनमें रेन है जो वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड भी जमीन के ऊपर होता है। बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 पॉन्ड, तालाब। तालाब के नीचे एक्वेटिक हैबिटेट होता है। क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है। सो ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, तालाब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर करते वक्त कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, उसका नाम है रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। सन से जो हीट आती है वो रेडिएशन की उस प्रोसेस से आती है। हीट फ्रॉम सन, हीट फ्रॉम सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर। ओके, भूकृमि अपने डैश से श्वास लेते हैं। ओके, जो अर्थवर्म होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं भाई, ये तो पता होना चाहिए कि अर्थवर्म है जो वो स्किन से सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। गिल्स से सांस लेती हैं मछलियां, लंग्स से सांस लेते हैं हम ह्यूमन बींग्स या फिर सम बर्ड्स, और ट्रेकिए से सांस लेते हैं हमारे कॉकरोचेस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है इवनिंग शिफ्ट में, कैसे सांस लेते हैं कॉकरोचेस। ठीक है, ओके, तो स्किन अर्थवर्म है जो वो अपनी त्वचा से, अपनी स्किन से सांस लेते हैं। गिल्स से कौन लेती है, फिशेस। लंग्स से ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है। पहले तो ये गौर करना, इस क्वेश्चन पे नहीं है पूछा है, ये नहीं पूछा कौन सी है, नहीं है। ओके, पहले गिल की उपस्थिति। अरे गिल तो होते हैं मछली के अंदर, अभी तो बोला गिल की वजह से तो सांस लेती है वो, गिल तो होते हैं, ये तो हमारी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं पहले। हेड एंड टेल स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो उसका सिर और जो पूंछ होती है वो मिडिल पोर्शन ऑफ बॉडी से पतली होती है, स्मॉलर होती है, छोटी होती है। यस, ये तो सही है। अरे वो छोटे बच्चे बनाते नहीं है, ऐसे मछली बनाते हैं छोटे बच्चे, तो ये होती हैं फेन्स। ये जो अंगूठे हैं ये होती है फेन्स। और अप हेड देखें और अगर टेल देखें, पीछे की साइड देखें, तो ये बीच वाली बॉडी से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ फिन्स, ये मैंने बता ही दिया। फिन्स होते हैं जो उनको स्विम करने में मदद करते हैं। फिन्स किस में मदद करते हैं, तैरने में मदद करते हैं, स्विम करने में मदद करते हैं। हेल्प्स इन स्विमिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉन्ग बैकबोन विद सिलेंड्रिकल बॉडी। हर एक मछली की बॉडी सिलेंड्रिकल नहीं होती, कुछ स्पेशल मछलियां होती हैं जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, अदरवाइज मोस्टली नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। पतली पतली चादरों में बदल दिया हमने मेटल्स को, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मेटल्स की कि वो बदले जा रहे हैं। ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर, मिएबिलिटी।
मिएबिलिटी बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को। रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्ट करना। डक्टिलिटी क्या होता है? वायर्स के अंदर। डक्टिलिटी किस क्या होता है? वायर्स के अंदर। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। वायर्स के अंदर उनका कन्वर्टर। कंडक्टिविटी होता है उनका हीट का कंडक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करना, मतलब वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को आगे तक ले जा सकती हैं, आगे पहुंचा सकती हैं। हीट या इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं इसके आगे, हीट या इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब यह सोचना, इसने लिखा द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की लिखा है इसने प्रॉपर्टी, ये नॉन मेटल की क्यों नहीं होती प्रॉपर्टी? मिएबिलिटी, डक्टिलिटी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती? ये इस वजह से नहीं होती क्योंकि नॉन मेटल है जो वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है अगर आप उन पे हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसने स्पेशली लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मिएबिलिटी। कूटनीयता। अब इस क्वेश्चन में हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर उनको नहीं आता हिंदी देख के, जब हमें किसी चीज को पतला करना होता है तो हम उसे क्या करते हैं? कूटते ही हैं। तो कूटनीयता ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 3 हिंदी में, और इंग्लिश में भी ऑप्शन 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ये टेबल है, इसको याद कर लो, आगे आने वाले जो पेपर हैं उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसमें दिया क्या हुआ है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज है कुछ, फिर वो मेटल्स की और फिर वो नॉन मेटल्स की। एक बार देखते हैं स्टेट कैसे पाए जाते हैं। मेटल्स है जो वो मोस्टली या जर्नली हम बोल दे तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। धातु है जो वो ज्यादातर सॉलिड पाई जाती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इकलौती ऐसी धातु है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होती है ये रूम टेम्परेचर पे मरकरी। ठीक है, अधातु के देख लेते हैं। गैस और सॉलिड, या तो गैसियस होते हैं सल्फर, या फिर सॉलिड होते हैं। सॉलिड का क्या लोगे एग्जांपल? कार्बन, कार्बन 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 के एलोट्रोप, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस। लेकिन एक्सेप्शन है, अधातु में ब्रोमीन इकलौती ऐसी धातु है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ये ध्यान रखना, धातु में मरकरी है, अधातु में ब्रोमीन है जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। मिएबिलिटी अभी अभी बताया, थिन शीट्स के अंदर, थिन शीट्स के अंदर। डक्टिलिटी होता है थिन वायर्स के अंदर। ठीक है, मिएबिलिटी होता है कि उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सके, चद्दरों में कन्वर्ट किया जा सके। मेटल्स है तो बहुत अच्छे मिएबिलिटी होती है उनकी, बहुत अच्छी होती है, उनको हम कर सकते हैं थिन शीट्स में कन्वर्ट। लेकिन वही नॉन मेटल मैंने अभी अभी बोला ब्रिटल होते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर इन पे अगर हम हथौड़ा मारने लगे, इनको अगर हम कभी कन्वर्ट करने चले ना थिन शीट्स या वायर्स में, तो ये टूट जाएंगे टुकड़ों में। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ये कि थिन शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। डक्टिलिटी मेटल्स की बहुत हाई होती है और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है गोल्ड, उसके बाद है सिल्वर। गोल्ड तो इतना डक्टाइल है कि 2 किलोमीटर लंबी जो है वायर बनाई जा सकती है 10 ग्राम गोल्ड से। 10 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकती है, इतना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड। गोल्ड के बाद है सिल्वर। सिल्वर का तो हम सबको पता है, मिठाइयों के ऊपर सिल्वर की वो आती है ना, कोटिंग सी ऊपर आती है एक लेयर सी, वो सबको बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो उसके बाद आता है सिल्वर, गोल्ड के बाद है सिल्वर। लेकिन जो अधातु है वो ब्रिटल होती है, टुकड़ों में टूट जाती हैं। अपीरियंसेस दिखने में कैसे हैं? मेटल शाइनी होते हैं भाई, इनके अंदर चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। लेकिन जो नॉन मेटल है वो डल नेचर के होते हैं, इनके अंदर कोई चमक वमक कुछ नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शन डायमंड और आयोडीन। डायमंड तो सबको पता है कितनी चमकने वाली चीज है, और आयोडीन, आयोडीन के क्रिस्टल्स, दानों के अंदर चमक होती है। क्रिस्टल्स दानों के अंदर चमक होती है तो ये धातु लेकिन चमकने वाली है। क्या है तो है धातु ही लेकिन चमकती हैं ये दोनों, डायमंड और आयोडीन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं। मेटल्स है जो वो मोस्टली गुड कंडक्टर होते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी या हीट को आगे सप्लाई कर देते हैं इजिली। लेकिन एक्सेप्शन लेड, लेड को छोड़ के, लेड इकलौती धातु है जो पुअर कंडक्टर है हीट
और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल है वो जनरली पुअर होते हैं, बट ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अरे वो एक्सपेरिमेंट करते नहीं है कि हमने 2 पेंसिल ली, उनके ऊपर एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दी, एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दी, और फिर वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं ग्रेफाइट की मदद से, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं ग्रेफाइट की वजह से, जिसमें हम H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेंसिल ले लेते हैं ना, पेंसिल की वो जो नोब होती है आगे, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, लेड की बनी नहीं होती। ये मिसकंसेप्शन है, बच्चे उसको लेड बोलते हैं, ग्रेफाइट की होती है वो। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लेकिन वो क्या है, धातु है, नॉन मेटल है, लेकिन गुड कंडक्टर है। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, एक्सेप्ट हीलियम, सीजियम, मरकरी। मरकरी का तो सबसे कम होता है, मेटल है ना, लेकिन कम होता है इनका। हीलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, अगर आप उनको अपनी हथेली पर रखोगे तो वो पिघल जाएंगे, तब के तभी पिघल जाएंगे। इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, धातु का, लेकिन जनरली हाई होता है, इनका कम होता है, ठीक है। धातु में इनका लगभग सबका कम होता है, लेकिन दूसरी ओर देखिए ग्रेफाइट और डायमंड, डायमंड को पिघलाना छोटी बात नहीं है। डायमंड सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है हीट का, सिल्वर भी है, सिल्वर है मोस्टली ज्यादा तो, लेकिन डायमंड भी बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, गुड कंडक्टर है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, किसका, डायमंड का। डायमंड और ग्रेफाइट एक्सेप्शन है इस केस में भी। आगे चलते हैं, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड, साउंड मतलब अगर हम धातु को किसी चीज पे ऐसे पटक के मारे तो क्या साउंड आएगी, आएगी, आवाज आएगी। जब हम किसी भी धातु को ऐसे पटक के मारेंगे किसी भी चीज पे तो आवाज आएगी। नॉन मेटल्स में नहीं आएगी, धातु में नहीं आएगी आवाज, धातु में आवाज नहीं आएगी। डेंसिटी देख लेते हैं, डेंसिटी धातु की हाई होती है और अधातु की लो होती है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम एक्सेप्शन है इस केस में, धातु के केस में, मेटल्स के केस में। सोडियम Na, पोटेशियम K, लिथियम Li, ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है। डेंसिटी किससे भी कम होती है, लेसर देन वाटर, इनकी डेंसिटी पानी से भी कम होती है, ठीक है। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मेटल्स की वैसे तो हाई होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम एक्सेप्शन है, लेसर देन वाटर इनकी डेंसिटी होती है, और नॉन मेटल्स की सबकी कम होती है, ठीक है। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो मेटल्स है वो मोस्टली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। के इज सिंबल ऑफ पोटेशियम, के सिंबल है किसका, पोटेशियम का। इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं, कुछ अलग नाम नहीं है इनके हिंदी में, पोटेशियम सोडियम यही बोलते हैं हिंदी में भी। तो सोडियम और पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको हम चाकू के साथ काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू के साथ काट सकते हैं, लेकिन जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन है सॉलिड और पोटेशियम। अब नॉन मेटल्स है जो वो मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, जबकि नॉन मेटल्स तो सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्शन है। इसी वजह से ये टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि कहाँ क्या एक्सेप्शन है। जैसे इसने अभी पूछा था क्वेश्चन में द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए। अगली बार क्या पता डक्टिलिटी पूछ ले, अब की बार मिएबिलिटी पूछा, अगली बार क्या पता डक्टिलिटी पूछ ले, अगली बार क्या पता इनमें से पूछ ले कि आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी उसके अंदर शाइन होती है। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द ओड वन आउट, कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, जिंजर। गाजर, आलू, टमाटर, अदरक, इनमें से कौन सा सबसे अलग है। देखो कैरेट, पोटैटो और जिंजर, गाजर, आलू और अदरक तीनों ही मिट्टी के अंदर उगते हैं, तीनों ही मिट्टी के अंदर उगते हैं, सॉइल के अंदर उगते हैं। कौन, पोटैटो, कैरेट और जिंजर,
लेकिन टमाटो ऊपर उगता है, टमाटो प्लांट के या फिर हम बोल देते हैं सॉइल के ऊपर उगता है टमाटो। तो टमाटो क्या हो गया, इन सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। टमाटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। गाजर, आलू और अदरक तीनों ही सॉइल के नीचे या फिर लैंड के नीचे उगने वाले प्लांट हैं या फल हैं या सब्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये मेरे को पता नहीं साइंस का है या रीजनिंग का है, बट देख लेते हैं। किलोमीटर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस इन द सेम वे एज न्यूटन इज रिलेटेड टू। अभी अभी मैंने बोला था न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट है, फोर्स की, और किलोमीटर किसकी है, डिस्टेंस की। किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है डिस्टेंस की, क्या बताई थी, मीटर। मीटर क्या है, ऐसा यूनिट किसकी, डिस्टेंस की। किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है डिस्टेंस की। बस ये है कि किलोमीटर है जो वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, और सेम एज न्यूटन किससे रिलेटेड है, फोर्स से। अरे न्यूटन का तो नाम ही फोर्स से रिलेटेड है। 3 लॉ निकाल गया वो मोशन के, जिसमें से सेकंड तो फोर्स को ड्राइव करता है। मोमेंटम होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज योर kg मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट होती है इसकी। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितने रेट से चेंज होती है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। मोमेंटम होता है हमारा मास और वेलोसिटी, कोई चीज मास भी है और उसके अंदर वेलोसिटी भी है, दैट विल बी योर मोमेंटम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो न्यूटन किससे रिलेटेड है, फोर्स से। फोर्स की ऐसा यूनिट बोल लो, न्यूटन। और दूसरी यूनिट क्या होगी फोर्स की, फोर्स को क्या लिखते हैं, एमए। तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक यूनिट हो सकती है फोर्स की। ठीक है, वैसे न्यूटन होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, बल। बल विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये तो याद करने की चीज है कि रेडियस क्या होती है। अर्थ की रेडियस होती है 6371 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड। जो हमारी पृथ्वी है वो गैसेस से की लेयर्स हैं, उनसे कवर है पूरी तरीके से। उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, दैट इज योर वायुमंडल। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ऑप्शन सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, जब हमारी एक्वेटिक या फिर बोल दो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह के एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। ओजोन एक तरीके की लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर नाम की लेयर होती है, उसके अंदर पाई जाती है। ओजोन एटमॉस्फेयर की लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर उसके अंदर पाई जाती है। और ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से बचाती है। कौन सी रेज से, यूवी रेज से, जो कि हमें स्किन कैंसर कॉज करती हैं। यूवी रेज हमें क्या कॉज करती हैं, स्किन कैंसर। और ये हमें यूवी रेज से बचाती है कौन, ओजोन लेयर। और ओजोन बनती भी यूवी रेज की वजह से ही है, ओजोन बनती भी यूवी रेज की वजह से है। O2 है, यूवी रेज आई, O+O में टूट गई। अब ये ऑक्सीजन जाके किसी और O2 के साथ कंबाइन होके O3 बना लेता है, दैट इज योर ओजोन। ये बनती भी यूवी रेज की वजह से ही है, लेकिन बचाती भी हमें यूवी रेज से ही है। ठीक है, तो ओजोन एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, जिसका अभी डिप्लीशन हो रहा है, मतलब अभी ये घटती जा रही है, इसके अंदर छेद होते जा रहे हैं। अंटार्कटिका में पाया गया है शायद सबसे बड़ा छेद ओजोन लेयर में, जिसकी वजह से यूवी रेज आ रही हैं और स्किन कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के वो खत्म होते हैं। इवनिंग शिफ्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंसेस विच टर्न्स रेड लिटमस इनटू
ब्लू लिटमस आर डैश इन नेचर, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्राकृतिक है डैश होते हैं। ओके, वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है। रेड लिटमस को किस में बदल दिया, ब्लू लिटमस में, तो वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। एसिडिक कौन से होते हैं, जो ब्लू को रेड में बदल दे, फिर ब्लू लिटमस को जो रेड में बदल दे। और एसिडिक और बेसिस मैंने दोनों बता दिए। न्यूट्रल वो होता है जो कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, नो इफेक्ट। एक बात और याद रखना, बेसिक का पीएच ज्यादा होता है 7 से, एसिडिक का पीएच कम होता है 7 से, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है, दैट इज योर वाटर, या फिर बोले H2O, या फिर बोलो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड वाटर, H2O, या फिर बोलो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है, बेसिक का पीएच 7 से ज्यादा होता है, एसिडिक का पीएच 7 से कम होता है। ओके, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, लिटिल बेसिक, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, 7.4। तो हमारा क्वेश्चन ये था, द सब्सटेंसेस व्हिच टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, वो पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर के अंदर बदल देते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट है इंडिकेटर्स का, और कौन सा इंडिकेटर जब किस तरह के पदार्थ के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा रंग दिखाता है या उसके अंदर कैसी स्मेल आती है, ये पूरा इस फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, हमें पता है 2 तरीके के होते हैं, एक तो जो नेचुरली हमें नेचर से मिले हैं, एक सिंथेटिक जो हमने लैब में बनाए। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला आता है लिटमस। लिटमस पर्पल कलर का होता है, लाइट पर्पल, लाइट पर्पल या पर्पल ही लिख लो, पर्पल कलर का होता है हमारा लिटमस। ठीक है, ये याद रखना, लिटमस किससे बनता है, लाइचन से बनता है। किससे बनता है, लिकन बोल देते हैं इसको, लाइचन बोल देते हैं, लाइचन से बनता है। और लाइचन है जो वो थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग करता है। प्लांट क्या, जो किंगडम है प्लांटी, उसमें डिवीजन है थैलोफाइटा, उससे बिलोंग करता है कौन, लाइकन, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जिनको हम देख के ये नहीं बता सकते कि इनकी स्टेम है, इनकी रूट है, ये इनका नोड्स हैं, या फिर ये इनकी जड़ें हैं, वो सब नहीं बता सकते। तो उसमें आता है लाइकन। लाइकन को जब निचोड़ के उसके अंदर से ब्लू कलर की डाई निकलती है, ब्लू कलर की डाई निकलती है, उसको सुखा के उसके अंदर से इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल के एक पर्पल कलर की डाई बनती है जिसको बोलते हैं लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन, जब उसमें थोड़ा सा एक्वस बना दे, उसको पानी डाल दे। ठीक है, जब हम लिटमस को किसी भी एसिडिक चीज के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और जब भी हम रेड लिटमस पेपर को बेस के साथ करवाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, और बेस में लिटमस सॉल्यूशन का कलर ब्लू। रेड कैबेज, रेड कैबेज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, इसका कलर एसिडिक में रेड हो जाता है और बेसिक के अंदर ग्रीन हो जाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रोजनिया प्लांट, इसके एसिडिक में ब्लू हो जाते हैं और बेसिक में पिंक। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी हल्दी एसिडिक में कोई चेंज नहीं दिखाती, जैसा उसका पीला लिख लो इसको, जैसा उसका पीला कलर होता है वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, येलो का येलो रहता है, लेकिन जैसे वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी उसका कलर रेड हो जाता है। कभी देखना, अगर आपके कपड़ों पे दाग वगैरह लग जाता है हल्दी के या फिर सब्जी वगैरह गिरने से, और अगर आप उसको डायरेक्टली साबुन के साथ धो दो, साबुन बेसिक होती है, बेसिक होता है साबुन का नेचर, धो दो तो जहाँ पे हम हल्दी गिरी थी या सब्जी गिरी थी वहां रेडिश कलर की शेप की लेयर आ जाएगी, या फिर रेडिश, उस जगह का कलर रेडिश हो जाएगा, रेड हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनाए गए हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं। पहला है फिनोल्फिथीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फिथीन का असली रंग भी कलरलेस ही होता है। कैसा होता है? कलरलेस ही होता है, और ये एसिडिक में कोई रिएक्शन शो नहीं करता, जिसकी वजह से इसका कलर कलरलेस ही रहता है। बेसिक में आते ये पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड हो जाता है, और ऑटोमेटिक पता चल रहा है इसका नेचुरल कलर कैसा है, ऑरेंज। एसिडिक में रेड हो जाता है, बेसिक के अंदर येलो रहता है। ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो जो स्मेल से बताएं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। ऑनियन हमारा प्याज, गठा। विनेला एसेंस और क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। क्लोव ऑयल होता है लौंग का तेल। ठीक है। तीनों की स्मेल सेम रहती है अगर इनको आप एसिड में डालते हो या एसिडिक चीज के साथ इनका रिएक्शन करते। जैसे ही बेस के साथ कराओगे सबकी स्मेल चली जाएगी। प्याज की जो स्मेल होती है वो चली जाएगी अगर आप उसका रिएक्शन बेस के साथ करा देते हो, या फिर लौंग के तेल का अगर आप रिएक्शन बेस के साथ करा देते हो तो उसकी स्मेल चली जाएगी, लूजेस स्मेल। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, इसको याद कर लें ताकि फिर वही बात अगर आने वाले क्वेश्चंस में अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। अब यहाँ पे लिटिल कंफ्यूजन होगी 35 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर हम एग्जैक्ट बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की तो वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फारेनहाइट, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। ठीक है, तीन होती है ना, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। तो अगर हम सेल्सियस की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट की बात करें 98.6 फारेनहाइट, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब इसमें सेल्सियस यूनिट देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 98 इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो कई बच्चे 98 लगा सकते हैं ये सोच के कि फारेनहाइट में पूछो, यूनिट सेल्सियस गिवन है तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। पता कौन करता है नॉर्मल टेम्परेचर? कि बॉडी का टेम्परेचर ये होगा, पता कौन करेगा? हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का टेम्परेचर देखता है, संभालता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त के धक्के बनने में सहायता करता है? ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो वो हमारी हेल्प करती हैं किसमें? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। किसमें? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज डिजीज, बीमारी से बचाती हैं। किससे बचाती हैं? हमें बीमारी से बचाती हैं। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी आ रही है तो सबसे पहले हमारी व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव होती हैं और वो उनको मारने के लिए तैयार होती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं उनके खिलाफ। ठीक है, हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है ब्लड को। क्या करता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है ब्लड को। 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। क्या प्रेजेंट होता है? आयरन, लोहा। एटॉमिक नंबर 26 आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो खून का कलर है वो कैसा दिखता है? रेड दिखता है। आरबीसीज अगेन रेड ब्लड सेल्स। ये तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन रेड ब्लड सेल्स के तो काम ही बहुत है। इकलौती रेड ब्लड सेल ऐसी है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल इकलौती ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो वो होती हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लेटलेट्स विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the most common carrier of communicable disease? पहले बात तो communicable disease कौन सी होती हैं? वो डिजीजेस जो मतलब हमने अगर
मान लो किसी बंदे को कोई बीमारी है, अगर हमने उसको जस्ट छू भी लिया तो भी हमें वो बीमारी हो जाए। इतनी जल्दी कैच होने वाली, एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलने वाली डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज सबसे ज्यादा कौन कैरी करता है? हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियां होती हैं, घरेलू मक्खी। चींटी, चींटी कोई डिजीज कैरी करती है? चींटी। ड्रैगन फ्लाई नहीं। हाउस फ्रूट फ्लाई नहीं। हमारी कौन सी? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती हैं? सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैरी करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक या फिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द नॉन मेटल फ्रॉम दीज, फ्रॉम द फॉलोइंग, पता नहीं फ्रॉम द दीज लिख रखा उधर, हमें बोलना है नॉन मेटल सिलेक्ट करना है। आयरन, अभी अभी बात कर रहे थे, Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe। आईयूपैक ने डिसाइड किया है भाई, हमने डिसाइड नहीं किया है। इंडियन यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये Fe सिंबल है जो इसका दिया है। Na सोडियम, सल्फर S, कॉपर Cu। हाँ देखो, जिसको पता है उसका तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, कि सल्फर है जो वो इकलौता नॉन मेटल है इन सब में से। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं अगर किसी को ये नहीं डायरेक्ट पता कि इनमें से नॉन मेटल कौन सा है। आयरन क्या होता है? Fe पॉजिटिव होता है, Fe3 पॉजिटिव होता है, फिर 4 पॉजिटिव होता है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाता है वो, ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव होता है। सोडियम Na पॉजिटिव होता है, कॉपर Cu पॉजिटिव होता है, Cu2 पॉजिटिव होता है, Cu पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव साइन कब आता है? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देते हैं तब पॉजिटिव साइन आता है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करते हैं? मेटल्स। इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करते हैं? मेटल्स। और इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करते हैं? नॉन मेटल्स। धातु है जो इलेक्ट्रॉन का गेन करती हैं, और जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती हैं, नॉन मेटल्स और मेटल्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि तीनों पॉजिटिव हैं, बच गया सल्फर, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। और सल्फर नेगेटिव होता है, S2 नेगेटिव होता है, और इसका S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं कार्बन कंपाउंड क्लास 10th के चैप्टर में, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, डॉट स्ट्रक्चर भी और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी सल्फर का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच करने हैं। मैंने पहले भी बोला था कि मैचिंग के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रैक्टिस मैचिंग की जिसकी थी बहुत अच्छी थी। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हमारी लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट हमारी लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट एक तरीके की क्या है? प्लास्टिड है। प्लास्टिड क्या है? एक तरीके की सेल ऑर्गेनेली है, एक तरीके की कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज इंग्लिश में। उसमें से एक सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, और प्लास्टिड 2 टाइप के होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर कलर होता है, ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर कलर नहीं होता है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट को जोड़ दो तीसरे ऑप्शन से, पत्ता, पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फर्स्ट का हमारा आ गया 3rd, देख लेते हैं फर्स्ट का 3rd। फर्स्ट का आया हमारा 3rd, या फिर बोल दो ए का आया हमारा 3rd। दूसरा ऑप्शन कट गया, लास्ट ऑप्शन जिसको करने आना था वो करके आए हैं, अदरवाइज कट गया, बच गया 1st, 3rd और 4th। ठीक है, आगे देखते हैं। पिक्चर प्लांट,
पिक्चर प्लांट होता है कुछ इस टाइप का, ये होता है पिक्चर प्लांट। जैसे ही यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, ये फटाफट इसको कैच कर लेता है और खा जाता है, ये होता है पिक्चर प्लांट। तो ये क्या है, एक इंसेक्टिवायरस प्लांट है। कैसा प्लांट है, इंसेक्टिवायरस प्लांट है, इंसेक्ट्स को खाता है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन यही है, ठीक है। तो डी का फोर्थ, सेकंड ऑप्शन तो हमारा कट था, फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा कट हो गया क्योंकि डी का फोर्थ इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है बच्चे। ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। देखते हैं कसकटा, बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन है इसकी। सी पैरासाइट होती है, अमरबेल बोलते हैं कसकटा को, क्या बोलते हैं, अमरबेल। पैरासाइट है, अगर ये किसी के ऊपर पड़ जाए, मतलब किसी और दूसरे प्लांट्स के ऊपर गिर जाए तो उसका सारा खाना लेके खा जाती है। ये पैरासाइटिक है, दूसरे बंदे पे डिपेंड कर रही है, क्या है, पैरासाइटिक है। तीसरे का दूसरा, सी का दूसरा, देखते हैं सी का दूसरा, सी ऑप्शन में गिवन है, थर्ड ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कसकटा क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि अमरबेल बोलते हैं, जिसको अमरबेल बहुत अच्छे से जानते होंगे। राइजोबियम एक तरीके का बैक्टीरिया है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता। प्लांट कभी भी डायरेक्ट जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसे डायरेक्ट कभी नहीं लेता, उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में लेता है। तो जो राइजोबियम है वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो राइजोबियम हमारे क्या है, बी ऑप्शन किसके साथ मैच होगा, फर्स्ट के साथ। लिंग्विस्टिक प्लांट है, क्या है, लिंग्विस्टिक प्लांट है, उधर ऑप्शन होगा ये लिंग्विस्टिक, कुछ इस टाइप का ऑप्शन होगा वहां पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर, कि ए का हमारा क्या है, यहाँ थर्ड क्लोरोप्लास्ट लीफ पे प्रेजेंट होता है, बी का फर्स्ट राइजोबियम लिंग्विस्टिक प्लांट है, सी का सेकंड कसकटा एक पैरासाइटिक प्लांट है, अमरबेल, ठीक है। डी का फोर्थ पिंचर प्लांट है जो इंसेक्टिवायरस प्लांट है, इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है एकदम से जब भी उसको खाना चाहिए होता है। देखो इसमें ये प्लांट है, दिस इज योर पिंचर प्लांट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, करते हैं। टाइफाइड, अच्छा पहले हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हेपेटाइटिस ए पढ़ लिया, किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो बी का फर्स्ट, पहले 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट गए और फिफ्थ डायरेक्टली कट गया, ठीक है। पहले 3 ऑप्शन कट गए, बच गए 2। अब देखो ए का सेकंड और ए का थर्ड। टाइफाइड कैसी है, कैसी बीमारी है टाइफाइड, जो फंगे की वजह से फैलती है या बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। तो टाइफाइड है जो वो बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो हमारा ए का थर्ड ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4, जिसका भी ये पेपर है उसने सही आंसर लगाया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी अगर देखना चाहें तो हमने अभी स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट किया था, अभी ये रहा। टाइफाइड जो वो बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से। देख लेना, अब क्वेश्चन में मलेरिया भी पूछ रखा होगा, मलेरिया ये रहा। मलेरिया किसकी वजह से था, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से। सी का फोर्थ एंड डी का फिर हमारा बच गया सेकेंड, फंगे। वीट रस्ट ये मैंने बोला नहीं था, वीट रस्ट प्लांट से रिलेटेड डिजीज भी पूछ सकता है। तो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में प्लांट से रिलेटेड डिजीज पूछ लें। तो ये फ्लो चार्ट है, जो हमारे 2-3 जो हमने फ्लो चार्ट देखे हैं वो याद अच्छे से कर लेना, अच्छे से याद करके जाना उन्हें, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ अ बॉडी कवर्स 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स इट्स स्पीड विल बी। यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो उसकी रफ्तार कितनी होगी या डैश होगी, ठीक है। तो सीधा सा फॉर्मूला लग रहा था इसमें, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को ऐसे ले लें, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें 100, टाइम कितना गिवन है
5, 5 2 10, स्पीड विल बी इक्वल्स टू 20। अब ऑप्शन में 20 है 3 जगह, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर आवर, 20 सेंटीमीटर पर आवर। आप देखना क्वेश्चन में हमें ऐसा यूनिट गिवन है किलोमीटर और आर, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर और आर में। सो स्पीड क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे लिख लो, 20 किलोमीटर बाई में h लिख लो, या फिर इसको ऐसे इन्वर्ट करके माइनस में 1 पावर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। रफ्तार कितनी होगी उस बॉडी की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधा सा फॉर्मूला लग रहा था इसमें, स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। मैंने पीछे भी बोला था जब मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, डायमंड के वक्त बोला था कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चांदी क्या है, बेस्ट कंडक्टर है हीट का। है तो कंडक्टर डायमंड भी, लेकिन बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है, चांदी। तो सिल्वर विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखो विटामिन, डिजीजेस, और जो हमारे प्लांट की डिजीजेस थी, या फिर बोल दें उसकी इंडिकेटर्स के, ये 2 3 4 जो फ्लो चार्ट थे वो बहुत अच्छे से याद करने गए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है रात को दिखता नहीं। अभी बोला था रात को दिखता नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन, किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से होता है, सी ऑप्शन। थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन B1 की वजह से होता है हेपेटाइटिस, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स। इसको याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। विटामिन ए की वजह से होता है लॉस ऑफ विजन, रात को ना दिखना, ब्लड दिखना या बिल्कुल ही ना दिखना। वो किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन B1 की वजह से हेपेटाइटिस, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, विटामिन डी की वजह से रैकेट्स। ठीक है, इसको याद कर लो उस फ्लो चार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉकरोच ब्रीथ थ्रो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड। ओके, कॉकरोच कैसे सांस लेता है, कैसे सांस लेता है कॉकरोच। ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ट्रेकिए, श्वास नली। ठीक है, डायफ्राग्राम ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। डायफ्राग्राम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। नो टाइम को काट दो। स्टमक भी ह्यूमन बीइंग के प्रेजेंट भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी। गिल्स फिश लेती हैं, गिल्स की मदद से सांस कौन लेती हैं, फिश लेती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका आंसर है ना, स्पार्कल्स भी आ सकता है। रियलिटी में अगर देखें तो कॉकरोच जो सांस स्पार्कल्स की वजह से ही लेता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉकरोच ब्रीथ थ्रू नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। एयर ट्यूब्स के नेटवर्क, ये एयर ट्यूब्स का नेटवर्क, इसको क्या बोला है, ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकिया। ऑप्शन नंबर 4। वैसे इसका आंसर स्पार्कल आएगा क्योंकि स्पार्कल के थ्रू लेता है कॉकरोच सांस। ठीक है, तो ये डायग्राम इसको दिखाने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिजीज। इनमें से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, मलेरिया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब है कमी होने की वजह से। देखो गोइटर है जो वो आयोडीन की कमी से होगी, फ्लो चार्ट में भी पढ़ा, मैंने बता भी दिया। गोइटर है जो वो आयोडीन की कमी की वजह से होगी। स्कर्वी हमारी विटामिन सी की कमी से होगी, राइट। एनीमिया हमारी आयरन की कमी से होगी। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, एक तरीके से एनीमिया हो जाती है। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, तो आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर कमी होगी। तो हमारी एनीमिया भी एक क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है। लेकिन जो मलेरिया है वो मॉस्किटो की वजह से फैलता है, मच्छरों की वजह से फैलता है, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 मलेरिया विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन मैच है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, देखो हमने याद भी किया था कि माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। विली नाम की स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करती हैं। तो ए का बिना देखे लगा दो थर्ड, मतलब देख के लगाना सोच समझ के। ए का ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा कट गया, चौथा कट गया, पांचवा कट गया, बच गया ऑप्शन नंबर 1 और 2। इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों में से एक कोई आएगा। आप देखो माउथ, माउथ से हम क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। माउथ से क्या करते हैं हम, खाने को चबाते हैं, खाने को तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। तो डी का कौन सा आ गया, फर्स्ट, डी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छोटी आंत का काम होता है भोजन का अवशोषण करना, बड़ी आंत का काम होता है मल का बनाना, और उदर का काम होता है भोजन मुंह का काम होता है भोजन को चबाना। ठीक है, तो माउथ का काम होता है च्यूइंग ऑफ फूड। इनमें से दो चीजों से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम दो ऑप्शन ना देखें तो। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट है, याद करके जाना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम, लार्ज इंटेस्टाइन का काम, माउथ का काम, स्टमक का काम, लिवर का काम, पेनक्रियास का काम क्या होता है। माउथ का काम होता है खाने को तोड़ना, चबाना, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के अंदर तोड़ देना। सिलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं, लिख देते हैं। ठीक है, माउथ के अंदर हमारी सिलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम स्लाइवरी एमाइलस प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है फूड का, किसका, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है, जो कि ठीक है। ये तो हो गया हमारा माउथ का। माउथ के बाद आता है इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। इसके पेनिस्टैलिक मूवमेंट मैंने बताया था, पेनिस्टैलिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड ट्रेवल करता है। उसके बाद स्टमक, स्टमक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाके पेप्सिन को ऑर्डर देता है, पेप्सिन जाके प्रोटीन को तोड़ता है। और म्यूकस है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाता है। इसके अंदर तीन चीजें होते हैं, लिख लो, म्यूकस, HCl और पेप्सिन। ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आके पेप्सिन को ऑर्डर देता है कि जाके प्रोटीन को तोड़ दे। ठीक है, उसके बाद आएगा लीवर। लीवर के अंदर अगेन बाइल जूस होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस होता है। बाइल जूस में बाइल न्यूट्रिएंट्स या बाइल पिगमेंट पाया जाता है, और वो बाइल पिगमेंट जब बॉडी से नहीं निकल पाता तो वो जॉन्डिस कॉज करता है। और हाइपेटाइटिस जो हमारी बीमारी है वो लीवर से एसोसिएटेड बीमारी है। ठीक है, उसके बाद गाल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। कोमल बाइल डक्ट गाल ब्लैडर को कैरी करती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करती है, किसका, वाटर का, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्या करती है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, ऑब्जॉर्प्शन करती है, किसका, फूड का। अपेंडिक्स अनयूजलेस ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन बोल देते हैं कि इसका फीमेल्स में काम होता है, फीमेल्स को विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करवाने का या फिर एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराने का अपेंडिक्स का काम बोल देते हैं कि वुमेन्स के अंदर होता है। एनएस, जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं। और यहाँ हमारा एक बच गया रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है।
ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है रेक्टम और एनस उसको बाहर निकालता है। अपेंडिक्स का हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं होता। वुमेन्स के बोल देते हैं कि थोड़ा बहुत काम होता है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसोफेगस फूड पाइप होती है, स्टमक के अंदर म्यूकस HCl पेप्सिन प्रेजेंट होता है, लिवर के अंदर बाइल जूस प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन करती है किसका, वाटर का, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन किसका करती है, फूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अभी बताया था मैंने कि मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है और रैट की वजह से प्लेग होता है। रैट की वजह से क्या होता है, प्लेग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये आज के हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी को सॉल्यूशन है जो वो समझ में आया होगा। ये जो डायग्राम्स थे और ये जो फ्लो चार्ट थे हमारे विटामिन्स के, डिजीजेस के और उसके इंडिकेटर्स के, इनको अच्छे से याद कर लेना ताकि जो आपको कल को पेपर है उसमें आपको कोई हेल्प मिल सके। और इसकी जो PDF है वो हमारे लैब सिग्नल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।